नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज ये समझते हैं कि आरबीआई की एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आखिर होती क्या है और ये इतना इम्पॉर्टेंट फैसला कैसे लेती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 2016 में बनाया गया था। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से, जिनमें आरबीआई गवर्नर भी शामिल होते हैं, और 3 सरकार द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। इस कमेटी का सबसे बड़ा काम होता है देश का पॉलिसी रेट तय करना, जिसे हम आम भाषा में रिपो रेट कहते हैं। अब रिपो रेट क्या होता है? सीधे शब्दों में, जिस ब्याज दर पर बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेते हैं, उसे रिपो रेट कहते हैं। अगर रिपो रेट कम होता है तो बैंक भी सस्ते ब्याज पर लोन देते हैं। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब सस्ते होते हैं। और अगर रिपो रेट बढ़ता है तो ईएमआई बढ़ जाती है। अब सवाल, आरबीआई रिपो रेट तय करते समय क्या देखता है? असल में आरबीआई दो चीजों के बीच बैलेंस बनाता है। पहली, इन्फ्लेशन, महंगाई। दूसरी, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। अगर महंगाई ज्यादा है तो आरबीआई पैसा महंगा करता है, रिपो रेट बढ़ा देता है। और अगर ग्रोथ स्लो हो रही है तो आरबीआई पैसा सस्ता करता है, रिपो रेट घटा देता है। यही पूरा खेल है मॉनेटरी पॉलिसी का। अब आते हैं आज के बड़े फैसले पर। आज एमपीसी की 3 दिन की मीटिंग खत्म हुई और आरबीआई गवर्नर ने पॉलिसी अनाउंस की। फैसला यह है, रिपो रेट को 5.25% पर ही रखा गया है। ना बढ़ाया गया, ना घटाया गया। अब इसे थोड़ा पीछे से समझते हैं। कोविड से पहले रेपो रेट लगभग 6% के आसपास था। कोविड आते ही इकोनॉमी कोलैप्स हुई, जीडीपी नेगेटिव में चली गई। तब आरबीआई ने ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए रेपो रेट को तेजी से घटाकर 4% तक ला दिया और काफी समय तक वही रखा। फिर इकोनॉमी रिकवर होने लगी, इन्फ्लेशन बढ़ने लगी, तो आरबीआई ने रिपो रेट बढ़ाकर 6.5% तक पहुंचा दिया। इसके बाद धीरे धीरे कटौती हुई और दिसंबर में रिपो रेट 5.25% पर आ गया। और अब 2 महीने बाद भी आरबीआई ने इसे वहीं रखा है। अब सवाल, आरबीआई ने रिपो रेट कम क्यों नहीं किया? क्योंकि आरबीआई को लगता है कि अभी इकोनॉमी ठीक चल रही है। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े देखिए। पहले आरबीआई ने 7.3% ग्रोथ एस्टिमेट की थी, अब उसे बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। मतलब ग्रोथ अच्छी है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। 2025 से 26 के लिए एवरेज इन्फ्लेशन करीब 2.1% एस्टिमेट की गई है, जबकि आरबीआई का टारगेट है 4% ±2%, यानी इन्फ्लेशन भी सेफ जोन में है। तो आरबीआई का लॉजिक सीधा है, जब ग्रोथ भी ठीक है, महंगाई भी काबू में है, तो रिपो रेट से छेड़छाड़ क्यों करें? इसलिए रिपो रेट अनचेंज रखा गया। साथ ही आरबीआई का स्टांस भी न्यूट्रल रखा गया है। न्यूट्रल मतलब आगे जरूरत पड़ी तो रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? सिंपल जवाब, आपकी ईएमआई अब भी कम नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पहले जितनी बार रेपो रेट घटा है, सभी बैंकों ने उसका पूरा फायदा कस्टमर्स को अभी तक नहीं दिया है। तो आने वाले समय में कुछ बैंकों से थोड़ी राहत मिल सकती है। अब इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई ने एक इंपॉर्टेंट बात कही। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन इसकी वजह सब्जी प्याज नहीं है। असल वजह है गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेज उछाल। जब गोल्ड सिल्वर बहुत महंगे होते हैं तो सीपीआई इन्फ्लेशन में उसका असर दिखता है। आरबीआई के हिसाब से इससे इन्फ्लेशन एस्टिमेट करीब 0.6% से 0.7% तक ऊपर गया है। लेकिन रोजमर्रा की चीजें, दाल, आटा, सब्जी, वहां इन्फ्लेशन अभी ज्यादा नहीं है। अब रेपो रेट के अलावा आरबीआई ने कुछ और बड़े ऐलान भी किए हैं जो सीधे बैंक कस्टमर्स से जुड़े हैं। सबसे पहले मिस सेलिंग पर सख्ती। आप सब जानते हैं, क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस के नाम पर बिना जरूरत प्रोडक्ट्स बेच दिए जाते हैं। आरबीआई इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस लाने वाली है ताकि कस्टमर्स को गुमराह न किया जाए। दूसरा, लोन रिकवरी एजेंट्स पर गाइडलाइंस। अगर किसी की ईएमआई
किसी वजह से मिस हो जाती है तो रिकवरी एजेंट्स अक्सर बदतमीजी करते हैं। आरबीआई कह रही है इस पर क्लियर रूल्स आएंगे ताकि कस्टमर्स को हैरासमेंट न झेलनी पड़े। तीसरा, अनऑथराइज्ड डिजिटल फ्रॉड्स में कस्टमर लायबिलिटी लिमिट, मतलब अगर आपके अकाउंट या कार्ड से फ्रॉड हो गया तो एक लिमिट के बाद पूरा नुकसान कस्टमर पर नहीं डाला जाएगा। आरबीआई इस पर क्लियर फ्रेमवर्क लाने वाली है। चौथा, स्मॉल वैल्यू फ्रॉड्स पर कॉम्पेंसेशन। आरबीआई प्रपोज कर रही है कि छोटे फ्रॉड केसेस में 25,000 रुपये तक कॉम्पेंसेशन मिले, क्योंकि कई लोगों के लिए 5,000 से 10,000 रुपये भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा आरबीआई ने मिशन साक्षम भी लॉन्च किया है। इसका मकसद है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के स्टाफ को ट्रेनिंग देना। करीब 1.4 लाख लोगों को बैंकिंग स्किल्स सिखाई जाएंगी। मिशन सक्षम का मतलब सहकारी बैंक क्षमता निर्माण। और आखिर में आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि रीसेंट ट्रेड डील से भारत को लॉन्ग टर्म फायदा होगा। यूएस, ओमन, न्यूजीलैंड, इन सबके साथ ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन भारत को स्ट्रॉन्गर बनाएगा। तो कुल मिलाकर बजट के बाद यह पहली मॉनेटरी पॉलिसी थी और आरबीआई ने साफ सिग्नल दिया है कि अभी स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको साफ समझ में आ गया होगा कि रिपो रेट क्यों अनचेंज्ड है और आरबीआई आगे क्या सोच रही है।